आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के 4 भागों का अध्ययन हमने कर लिया है। भाग 5 के अंतर्गत हमने 1919 के अधिनियम का अध्ययन कर लिया है। आज हम भाग 5 के अंतर्गत ही भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद और भारत शासन अधिनियम 1935 के पूर्व के ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 एवं शासन अधिनियम 1935 के बीच आप सभी जानते हैं कि 16 वर्षों का अंतराल है। इन वर्षों में विविध ऐतिहासिक घटनाएं घटी। उन घटनाओं का एक सामान्य परिचय भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ने से पहले जान लेना आवश्यक है। इन ऐतिहासिक घटनाओं का भी संवैधानिक विकास में अपना योगदान है। आप देखें, पहला है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे वह है रौलट एक्ट 17 मार्च 1919 और जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919। दूसरा है खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज दल 1923। 5वें नंबर पर साइमन कमीशन 1927। 6वें नंबर पर है नेहरू रिपोर्ट 1928। 7वें नंबर पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 8वां प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। 9वां है गांधी इरविन समझौता 1931 और 10वां है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और 11वां है सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। 12वां है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो ये जो विविध ऐतिहासिक घटनाएं घटी, इन ऐतिहासिक घटनाओं का भी भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। 1919 भारत शासन अधिनियम का आपने अध्ययन कर लिया है। 1919 का अधिनियम जब लागू होता है वह 1919 से लेकर के 1935 के बीच के ऐतिहासिक परिस्थितियों, उनके संदर्भों का अध्ययन करना है। हम प्रारंभ करते हैं गांधी से। आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी यानी महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अतुलनीय योगदान रहा है। प्रारंभ में वे ब्रिटिश राजभक्त के रूप में जाने जाते थे। गांधी किस रूप में जाने जाते थे? ब्रिटिश राजभक्त, यानी उनकी निष्ठा ब्रिटेन के शासन के प्रति थी। प्रारंभ में सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका दृढ़ विश्वास था। किसमें? सहयोग की नीति। सहयोग की नीति में उनका, किसका? गांधी का दृढ़ विश्वास था। उन्होंने प्रथम महायुद्ध जो 1914 में प्रारंभ हुआ था, में अंग्रेजी सरकार की खूब सहायता की। इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने गांधी को कैसरे हिंद, क्या? कैसरे हिंद की उपाधि दी। गांधी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका में
कार्य करते थे। भारत में वे 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, जहाज के माध्यम से, यानी पानी वाले जहाज के माध्यम से। और उस पानी वाले जहाज का नाम जो भारत आते हैं एस अर्जुन नामक जहाज से वे भारत आते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए वर्तमान में भारतीय सरकार 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाती है। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनसे उन्होंने कहा था कि वे भारतीय रंगमंच पर तभी अपनी सक्रिय भूमिका को निभाएं जब वे भारत को अच्छी तरह से समझ लें। गांधी ने वैसा ही किया। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह बिहार राज्य का एक जिला है चंपारण। वहां से राजकुमार शुक्ल ने गांधी से निवेदन किया कि आप चंपारण में आएं, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो वहाँ शोषण किया जा रहा है उन परिस्थितियों को देखें और उसके लिए सत्याग्रह करें। गांधी यह सत्याग्रह बिहार राज्य में, कहाँ? बिहार राज्य, बिहार राज्य के किस जिले? चंपारण जिले। चंपारण जिले में नील सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जिसे नील आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन यानी जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिले में जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो अंग्रेज लोग थे, वे लोग किसानों से उनकी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर, कितने हिस्से पर? 3/20 हिस्से पर नील को उगाना अनिवार्य कर दिया। और इस 3/20 हिस्से पर हर किसान को नील उगाना आवश्यक था, इससे उनका शोषण होता था। इसी शोषण के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में, पहला सत्याग्रह कब? 1917 में प्रारंभ किया। इसके बाद गांधी जी गांधी जी 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों, जिसमें
मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया था। मिल मजदूरों ने यह आंदोलन क्यों किया था? अहमदाबाद में प्लेग के दौरान मजदूरों को प्लेग बोनस दिया गया था। जब प्लेग समाप्त हो गया तो यह बोनस मिल मालिक वापस लेना चाहते थे। जो मजदूर थे वो चाहते थे कि महंगाई बढ़ी है और इनके बोनस को वापस ना लिया जाए। तो गांधी जी ने दूसरा आंदोलन अपना चलाया, वो अहमदाबाद मिल आंदोलन था। मिल आंदोलन, और यह अहमदाबाद मिल आंदोलन गांधी जी का पहला मजदूर आंदोलन था। मजदूर आंदोलन, और यह आंदोलन कब चला था? यह आंदोलन 1918 में चला था। कहाँ पर चला था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। गांधी जी का यह पहला मजदूर आंदोलन था, हमने बताया, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने भूख हड़ताल को, किसको? भूख हड़ताल को इसी आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा किसान आंदोलन चलाया जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। खेड़ा जो है, यह जो है गुजरात में है। खेड़ा में सूखे और अकाल के कारण किसानों की जो फसलें थी वे बर्बाद हो गई थी। किसान चाहते थे कि उनसे कर ना लिया जाए, किंतु सरकार इस बात पर पूरी तरह दृढ़ थी, उनसे वह जबरन कर लेना चाहती थी। किसान कर नहीं देना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने उनके विरुद्ध यानी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया। किंतु इस खेड़ा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय मंच पर 1919 में भाग लेते हैं। 1919 में भाग लेते हैं और 1919 में रौलट एक्ट के खिलाफ, रौलट एक्ट के खिलाफ गांधी जी पहली बार भारत के राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब पहला हम चलते हैं रौलट एक्ट पर। यह रौलट एक्ट वास्तव में है क्या? पहला विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, उसी दौरान 1917 में, कब? 1917 में जस्टिस रौलट की अध्यक्षता में एक समिति, जस्टिस रौलट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति का कार्य था कि भारत में जो षड्यंत्रकारी क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजों ने माना था, उसकी जांच करना और उसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कानूनों का सुझाव देना था। इसी समिति के सुझावों पर विधान परिषद
इस समिति ने जो सुझाव दिया उसके सुझाव पर विधान परिषद ने, किसने? विधान परिषद। इस विधान परिषद में भारतीय सदस्यों ने इस रौलट एक्ट का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी 17 मार्च 1919 को यह अधिनियम पारित हो जाता था। इस अधिनियम का प्रावधान था कि भारत में होने वाली आंतरिक अशांति से निपटने और शांति को बनाए रखने के लिए सरकार किसी को भी कितने भी समय तक जेल में रख सकती थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह अधिनियम बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की व्यवस्था थी और इस रौलट एक्ट जो एक कानून था, इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में किया गया। इस अधिनियम को काला कानून कहा गया और इसी रौलट एक्ट ने गांधी को राजभक्त से राज विद्रोही बना दिया और इस रौलट एक्ट के खिलाफ पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन हुए। महात्मा गांधी तथा पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, कौन? डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, कहाँ पर? जलियांवाला में, जलियांवाला बाग थी ये। इसी बाग में 13 अप्रैल 1919, कब? 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और वह दिन था बैसाखी का दिन। इस बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर सेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, यानी हैरी डायर, यह तत्कालीन ब्रिगेडियर था। इसके निर्देश पर बिना किसी चेतावनी के वहां गोली चला दी गई। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इसमें कुल 379 लोग मारे गए और 1200 के करीब घायल हुए। दीनबंधु एंड्रूज यानी CF इंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर इससे दुखित होकर के सर की उपाधि वापस कर दी। सर की उपाधि उनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था, इसको उन्होंने वापस कर दिया। वायसराय की परिषद, इसके एक सदस्य थे, और इस सदस्य का नाम था शंकरन नायर। इस शंकरन नायर ने वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया। जलियांवाला बाग जब हुआ,
यानी यह हत्याकांड जब हुई तो उस समय वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह था माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। इस माइकल ओ डायर को 21 वर्ष बाद भारतीय क्रांतिकारी नौजवान ऊधम सिंह ने गोली का लंदन में जाकर के शिकार बनाया। भारतीयों ने जलियांवाला बाग कांड का विरोध किया। भारतीयों के विरोध और दबाव के फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी सरकार ने एक कमेटी नियुक्त किया। इस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? हंटर थे। तथा इस कमेटी में कई सदस्य थे, जैसे जस्टिस रैकिंग, जस्टिस रैकिन नंबर 1। दूसरा सदस्य कौन था? मिस्टर राइस। मिस्टर राइस। तीसरा सदस्य कौन था? सर जॉर्ज बैरो। सर जॉर्ज बैरो। अगला कौन था? सर टॉमस स्मिथ। चौथे नंबर पर जो था वह था सर टॉमस स्मिथ। पांचवें नंबर पे जो सदस्य था सर चमन लाल। सर चमन लाल। और छठवां सदस्य जो था जदा सुल्तान अहमद। जदा सुल्तान अहमद। और सातवें नंबर में जो थे वे थे पंडित जगत नारायण। पंडित जगत नारायण। तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी के अध्यक्ष हंटर थे और यह कमेटी 7 सदस्यीय थी। 7 सदस्यों के नाम हमने आपको यहाँ पर बता दिया। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि जनरल डायर ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तथा तर्कसंगतता की दृष्टि से जितने बल प्रयोग की आवश्यकता थी उससे अधिक बल का प्रयोग किया, किंतु उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। लॉर्ड हाउस, ब्रिटेन का जो उच्च सदन है, उच्च सदन, इस उच्च सदन को लॉर्ड हाउस कहा जाता है। इस लॉर्ड हाउस में जनरल डायर की प्रशंसा की गई तथा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का पोषक मानकर 200 पाउंड की, कितने की? 200 पाउंड की तलवार भेंट की गई। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद भी गांधी
ने सहयोग का रास्ता अपनाए रखने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 1919 के अपने अधिवेशन में 1919 के अधिनियम को अनुपयुक्त, असंतोषजनक, निराशापूर्ण मानते हुए भी भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के उद्देश्य से 1919 के अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो गई। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई। यानी कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग कांड के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई कि यह जलियांवाला हत्याकांड की जांच करे। और इस जो समिति जो बनी, इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय। और इसके सदस्यों में पंडित मोतीलाल नेहरू भी थे और गांधी। यानी इन 3 सदस्यीय समिति में आप देखिए, मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू और गांधी। इस समिति ने अपने स्तर से जांच किया और रिपोर्ट दिया कि जो हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, उस हंटर कमेटी ने गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत किया था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हंटर कमेटी में छुपाया गया था उसकी रिपोर्ट में। जबकि उस हत्याकांड में मरने वाले स्त्री और पुरुषों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। समिति ने, जो बाद में भारतीय समिति थी, इन्होंने मरने वालों, घायलों को मुआवजा तथा इसके लिए दोषी जो लोग थे उनको दंड देने की मांग की। किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अतः गांधी आदि नेता जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास उठ जाता है और वे सहयोग की नीति से असहयोग की नीति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है। 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन, कब? 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कहाँ बुलाया जाता है? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। इस अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की बात तय की गई। असहयोग आंदोलन करने की, विधान परिषदों का बहिष्कार करने की तथा विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर तय हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन है क्या? कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसके पीछे जो पहला उद्देश्य था जलियांवाला बाग कांड, किंतु दूसरा जो उद्देश्य था वह था खिलाफत का प्रश्न। भारतीय जो मुसलमान थे वे तुर्की के
सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मान रहे थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों से समर्थन लेने के लिए वहाँ के राजनीतिज्ञों ने कहा था कि युद्ध के बाद जो तुर्की साम्राज्य है उसका किसी प्रकार का अहित या उसमें किसी प्रकार का विघटन नहीं किया जाएगा। किंतु युद्ध के समाप्त होते भी तुर्की का विघटन कर दिया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों का विश्वास अंग्रेजों पर से उठ गया। कांग्रेस सरकार ने सरकार के इस विश्वासघात का विरोध किया, मुसलमानों से पूरी सहानुभूति बरती। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ। कब? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, और इस सम्मेलन की अध्यक्ष कौन बने? महात्मा गांधी। यानी गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की। गांधी यह समझते थे कि यदि हिंदू खिलाफत के प्रश्न पर मुसलमानों का साथ देते हैं तो मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का साथ देंगे। 1920 में हुई रेवर्स की संधि, 1920 में किसकी संधि होती है? सेवर्स की संधि। और इस संधि के बाद तुर्की के विघटन और विभाजन की बात पक्की हो गई और भारतीय मुसलमान इससे और दुखित हो गए। मुसलमानों के खिलाफत कमेटी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव मान लिए जाने के बाद 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया जो गया था, उसमें असहयोग संबंधी प्रस्ताव पास हुए थे। उसे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। इस अधिवेशन में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उससे बाहर स्वराज घोषित किया तथा संवैधानिक उपायों के साथ साथ सभी शांतिमय और उचित उपायों के प्रयोग का निश्चय किया। कांग्रेस द्वारा इन साधनों के परिवर्तन के मुद्दे पर जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस छोड़ करके बाहर चले गए। कांग्रेस ने अपनी नीति में यहाँ परिवर्तन किया और जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस से आगे चले गए। खिलाफत के प्रश्न को आप समझा। अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नागपुर 1920, नागपुर कब? 1920 में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? गांधी के। ये जो प्रस्ताव पास किया गया, इसमें कहा गया कि नंबर 1, जो भारतीय सरकारी उपाधियां हैं और जो अवैतनिक पद हैं, इन्हें भारतीय त्याग दें। स्थानीय संस्थानों के मनोनीत सदस्य अपने स्थानों का त्याग कर दें। ऐसे उत्सवों में शामिल ना हो भारतीय, जो सरकारी हों या सरकार की सहायता से आयोजित किए गए हों या दरबार
ऐसे आयोजित किए गए हों जो सरकार के सम्मान में हो। सरकार के अधीन जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका धीरे धीरे बहिष्कार किया जाए और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किया जाए। झगड़ों के निपटारों के लिए अंग्रेजी अदालतों में न जाकर के पंचायतों के माध्यम से निपटाया जाए और पंचायतों का इसके लिए स्थापना किया जाए। सैनिक, क्लर्क, मजदूर मेसोपोटामिया में काम करने या मेसोपोटामिया में अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दें। विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वे अपने उम्मीदवारी को वापस ले लें। मतदाता किसी को भी अपना मत ना दे। विदेशी माल, शराब आदि का बहिष्कार किया जाए। स्वदेशी का प्रचार घर घर जाकर कताई बुनाई आरंभ किया जाए। अस्पृश्यता का अंत किया जाए और हिंदू मुस्लिम सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह से ये कई असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे, जिसमें जो कार्यक्रम थे इसके कुछ भाग रचनात्मक थे और कुछ भाग नकारात्मक थे। गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला। यह असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? गांधी के नेतृत्व में चला। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी कैसरे हिंद, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग के नाते अंग्रेजी सरकार ने गांधी को दिया था, गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान केसरे हिंद की जो उपाधि थी इसे अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी। आंदोलन की गति जैसे जैसे तेजी पकड़ने लगी, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र भारतीयों के खिलाफ तेज हो गया। 17 नवंबर 1921, बात हो रही है 17 नवंबर 1921 का। यह तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी तिथि को प्रिंस ऑफ वेल्स, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, भारत आए। तो भारत में असहयोग आंदोलन होने के कारण बम्बई की सड़कें और बाजार पूरी तरह वीरान मिले। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी, इन दोनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। आंदोलन के दौरान अगस्त 1921 में, इसी आंदोलन के दौरान अगस्त 1921 में केरल के मालाबार में एक घटना घटती है। यहाँ पर मोपला जो किसान मजदूर थे, जो मुसलमान थे, इन्होंने जो है विद्रोह करके हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। चूँकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसलिए गांधी ने इसका विरोध उस तरह से नहीं करना किया जिस तरह से गांधी को विरोध करना चाहिए था। इसी बीच संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, बात उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन चल रहा है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, उस समय इसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। इस संयुक्त प्रांत के अधीन एक जगह थी गोरखपुर। इस गोरखपुर में थाने में जो असहयोग आंदोलनकारी थे, उन्होंने 5 फरवरी 1922, यह थाना कहाँ था? चौरा चौरी में था, चौरा चौरी। और इस थाने में उत्तेजित भीड़ ने क्या लगा दिया? आग लगा दिया। और आग लगा देने से 22 सिपाही जल करके मर गए।
आग लगी तो थाने में 22 सिपाही ये जो है यहाँ जलकर मर गए। इस घटना ने गांधी को दुखित कर दिया। गांधी चौरा चौरी की घटना से काफी दुखित हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी दुखित होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के वापसी का उनका कई नेताओं ने विरोध किया, जैसे मोहम्मद अली, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय ने। गांधी को मार्च 1922 में इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इन्हें ब्रूमफील्ड की अदालत में पेश किया गया। ब्रूमफील्ड की अदालत में पेश किया गया और इन पर मुकदमा चला और इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की यहाँ गांधी की सजा हुई। तो जो असहयोग आंदोलन था, यह असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जन आंदोलन था। पहला जनांदोलन था। असहयोग आंदोलन की कई कमियां गिनाई जाती हैं, जैसे कलकत्ता में असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव पास हुआ था वह बहुत थोड़े ही बहुमत से पास हुआ था। इसके विरोध में एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आज जैसे नेता थे और यह जो प्रस्ताव पास हुआ यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ था। राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को शामिल करके राजनीति को धर्मनिरपेक्ष उसकी जो प्रवृत्ति होती उससे दूर कर दिया गया था और यही जो यहाँ शामिल किया गया यह भयंकर भूल, जिससे सांप्रदायिक समस्या बढ़ती गई। चौथे नंबर पर हम आते हैं स्वराज दल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। स्वराज दल भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र स्तर पर केंद्रीय और प्रांत स्तर पर प्रांतीय जो विधानमंडल के चुनाव 1921-22 में जो चुनाव हुए, इस चुनाव में गांधी के निर्णयानुसार कांग्रेस ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार। कांग्रेस इसका क्या करती है? बहिष्कार कर देती है, यानी कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। तो इस 1921-22 के चुनाव में उदारवादी यानी नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, अवसरवादी और राजभक्तों ने लड़ा। ऐसी स्थिति में जो विधान परिषदें बनी वह ब्रिटिश राज के समर्थकों से भर गई। राष्ट्रीय उदारवादी संघ यानी नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की जो नीति थी, जहां तक हो सरकार का सहयोग करे और अनिवार्य हो तो विरोध। असहयोग आंदोलन जब गांधी ने वापस ले लिया तो कांग्रेस ने उसकी जांच के लिए यानी असहयोग आंदोलन की जांच के लिए कमेटी
बना और इसका नाम था सविनय अवज्ञा जांच कमेटी। सविनय अवज्ञा जांच कमेटी। इस कमेटी के जो सदस्य थे वे थे, कई लोग थे। अब जो सविनय अवज्ञा जांच कमेटी, इसके जो अध्यक्ष थे, वे थे कौन? हकीम अजमल खां। कौन थे? हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां तथा इसके सदस्य थे। सदस्य कौन थे? एक, पहले नंबर पर थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। तीसरा डॉक्टर अंसारी। विट्ठल भाई पटेल। चौथा विट्ठल भाई पटेल। पांचवा जो थे कस्तूरी रंगा आयंगर। कस्तूरी रंगा आयंगर। इस तरह से सविनय अवज्ञा जांच समिति जो बनी, इसके अध्यक्ष हकीम अजमल खां और अन्य सदस्य रहे। इस समिति का जो रिपोर्ट तैयार किया, इसके रिपोर्ट को तैयार किया मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इस समिति के रिपोर्ट को तैयार किया। समिति का यह निष्कर्ष आया कि जो असहयोग आंदोलन था वह असफल रहा और विधानमंडलों का बहिष्कार करना यह उचित नहीं था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों का यह विचार था कि यह असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए था। इससे जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे उनके हौसले जो है पस्त हो गए। अतः ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को जारी रखने के लिए विधानमंडलों में प्रवेश करना चाहिए और अधिक से अधिक सीटों को जीत करके राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक लड़ाई को भीतर से लड़ना चाहिए। राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि यदि हम इस चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो गांधी के नेतृत्व को अस्वीकार करना होगा। इस तरह से प्रवेश के मुद्दे को लेकर के, प्रवेश न करने के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस में दो परिवर्तन विरोधी और परिवर्तन समर्थक दो दल बन गए, किंतु यह संघर्ष बहुत दिनों तक नहीं चला। 1923 में, कब? 1923 में पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, कौन? पंडित
मोतीलाल नेहरू। और कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। इन दोनों ने एक दल का गठन किया और उस दल का नाम था क्या? स्वराज दल। स्वराज दल। और इस स्वराज दल ने विधान मंडलों में प्रवेश करने का निश्चय लिया। सितंबर में दिल्ली में मौलाना आजाद के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर स्वराज दल के गठन को मान्यता दी गई। ये जो स्वराज दल था, इस स्वराज दल को सर तेज बहादुर शप्रू ने इसे जो है चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति कहा। यानी स्वराज दल को सर तेज बहादुर शप्रू ने चक्कर लगाने वाली देशभक्ति किया। इस तरह से स्वराज दल का गठन हो जाता है और 1923 के जो विधान मंडल के चुनाव होते हैं, विधान मंडल के क्या होते हैं? चुनाव। इस चुनाव में स्वराज दल भाग लेता है और केंद्रीय विधान मंडल में इस दल को, स्वराज दल को, केंद्रीय विधान मंडल की जो कुल 145 सीटें थी, इस 145 सीटों में से स्वराज दल को कुल 45 सीटें, कितनी सीटें? 45 सीटें प्राप्त होती हैं। इस स्वराज दल ने मदन मोहन मालवीय के नेशनलिस्ट पार्टी और कुछ निर्दलियों के सहयोग से बहुमत प्राप्त कर लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू इस स्वराज दल के, ये जो स्वराज दल था, इसके नेता कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल। स्वराज दल ने कई राष्ट्रीय मांग संबंधी प्रस्ताव विधान परिषद में पास करवाए। इस स्वराज दल ने गोलमेज सम्मेलन की मांग की तथा कई प्रस्तावों का विरोध भी किया। 1919 का अधिनियम जो लागू हुआ था, उसके संचालन में आ रही कठिनाइयों के लिए स्वराजवादियों के प्रयास से तत्कालीन गृह सचिव जो थे, गृह सचिव, इस गृह सचिव का नाम था मूडी मैन। स्वराज दल के प्रयासों से यह समिति गठित किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस मूडी मैन समिति की सदस्यता से इनकार कर दिया। इस समिति ने निर्णय दिया, यानी मूडी मैन समिति ने यह निर्णय दिया कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कोई मूलभूत कमी नहीं है, लेकिन इस समिति के जो 3 अल्पसंख्यक सदस्य थे, इस समिति की रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। प्रांतीय स्तर पर जो चुनाव हुआ, केंद्रीय पर तो 45 सीटें मिली, किंतु प्रांतीय स्तर पर जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी 1923 में बंगाल, मध्य प्रांत में स्वराज दल को बहुमत मिला। इन दोनों प्रांतों में स्वराज दल ने अपनी नीति असहयोग की नीति से
विधानमंडलों को पूरी तरह से ठप कर दिया। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे स्वराज दल की शक्तियों में कमी आने लगती है। थल सेना की स्कीनिंग या भारतीकरण के लिए 1925 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम स्कीन समिति था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने उसकी सदस्यता को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय विधानमंडल जो था उसमें एक नई बात हुई। केंद्रीय विधानमंडल में एक नई बात हुई। क्या नई बात हुई कि केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष के पद का इसी समय सृजन होता है और इसके पहले अध्यक्ष जो बनते हैं LD व्हाइट, LD व्हाइट, और प्रथम इसी विधानसभा में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल। स्वराजवादी नेता जैसे MB तांबे मध्य प्रांत के गवर्नर परिषद के सदस्य बन गए। 1926 के चुनाव में इस स्वराज दल को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई और स्वराज दल लगभग समाप्त ही हो गया। अब स्वराजवादियों के असफल होने पर एक बार कांग्रेस का नेतृत्व पुनः गांधी के हाथों में आ गया। 5वें नंबर पर हम चलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन क्या था, क्यों आया, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसने कौन सा रिपोर्ट दिया, उसको भारतीयों ने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया, इसमें यह जानने का हम प्रयास करेंगे। 1919 के अधिनियम में 1919 यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 में यह कहा गया था कि 1919 का अधिनियम जब 10 वर्ष इसका पूरा हो जाएगा तो एक सांविधिक या कानूनी या स्टेटरी कमीशन का गठन किया जाएगा और यह कमीशन जांच करेगा कि 1919 भारतीय शासन अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल हुआ है और उत्तरदायी शासन की दिशा में क्या भारत प्रगति करने की स्थिति में है अथवा नहीं है। ब्रिटेन में उस समय जिस दल की सरकार थी अनुदार दल, और इस दल को यह आभास हो गया था कि 1929 में जो ब्रिटेन में चुनाव होंगे, इस चुनाव में मजदूर दल को विजय होने की संभावना पूरी थी। अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की यह नहीं चाहता था कि भारत के राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में कोई निर्णय श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी ले। एक बात और, तत्कालीन भारतीय नेताओं की यह मांग थी कि संवैधानिक व्यवस्था जो भारत में लागू है उसमें तेज गति से या शीघ्रता से सुधार हो। तो 2 वर्ष पहले ही यानी 29 में जो गठन होना चाहिए था, 27 में ही एक संविधिक आयोग, साइमन आयोग जो था, इसका गठन 1927 में कर दिया जाता है।
इस आयोग का जो कार्य था वह कार्य था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना तथा व्यवहार में यह जांच करना कि यह अधिनियम जो है लागू करने में इसको कितना सफलता, यह अधिनियम पूरी तरह से सफल रहा है या असफल रहा है। क्या भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सकती है या यह उचित है, यह उचित है तो कहाँ तक और किस सीमा तक। यह जो आयोग था यानी साइमन जो कमीशन था यह 7 सदस्यीय था, 7 सदस्यीय कमीशन था और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो कौन थे, साइमन थे। और ये जो 7 सदस्यीय समिति था उनके सदस्यों के जो नाम थे, पहला सदस्य जो था वह था क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। दूसरा जो सदस्य था वह था हैरी लेवी लासन, हैरी लेवी लासन। और तीसरा जो सदस्य था वह था एडवर्ड कैडागन, एडवर्ड कैडागन। और चौथा जो सदस्य था जॉर्ज लेन फॉक्स, जॉर्ज लेन फॉक्स। और पांचवा जो सदस्य था वह था बर्नोन हार्टसार्न, बर्नोन हार्टसार्न। और छठवें सदस्य का जो नाम था डोनाल्ड हावर्ड, डोनाल्ड हावर्ड। इस तरह से इस आयोग के यानी साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। आयोग का गठन भारत के संवैधानिक समस्याओं या उत्तरदायी सरकार या अधिनियम के लागू होने के विषय की जांच करना था और भारतीयों के संदर्भ में जांच करना था। इसमें कोई भारतीय सदस्य ना होना भारतीयों के लिए अपमानजनक था कि वे अपने ही देश में संविधान के निर्माण में भाग लेने से वंचित है। अतः इस आयोग का लोकमत यानी भारतीय जनमत के सभी वर्गों ने विरोध किया। आयोग के सदस्य जहां जहां गए वहां वहां इनका विरोध हुआ और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, काले झंडे और हड़तालों से इनका स्वागत हुआ। इसी समय साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई जिससे वे घायल हुए और इसके 1 सप्ताह बाद ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरने से पूर्व उनके मुंह से निकला कि मेरे ऊपर जो लाठियों से प्रहार किए गए हैं वही ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक दिन कीलें सिद्ध होंगी। यह साइमन कमीशन भारत में 2 बार यात्रा किया और रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय की घोषणा की कि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, यानी इरविन ने यह घोषणा की जैसे ही साइमन आयोग का रिपोर्ट प्राप्त होगा
वैसे ही भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को मिला करके एक गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए सुझाए गए संवैधानिक सुधारों के बारे में अधिकतम स्वीकृति प्राप्त करना और स्वीकृति के बाद ही इससे संबंधित प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में रखे जाएंगे। मई 1930 में, कब? मई 1930 में जो है साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित होता है, जिसमें कहा गया कि भारत में संसदीय या उत्तरदायी सरकार का प्रयोग सफल नहीं रहा है। दूसरी बात साइमन कमीशन ने कहा कि भारत में द्वैध शासन का अंत कर, कहाँ द्वैध शासन था? 1919 में प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसका अंत कर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में शासन को सौंप दिया जाना चाहिए। 3, भारत के लिए एकात्मक व्यवस्था उचित नहीं है। यह आवश्यक है कि यह एक संघीय राज्य के रूप में विकसित हो। अभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उचित नहीं है, परंतु धीरे धीरे मताधिकार और विधानमंडलों का विस्तार किया जाना चाहिए। केंद्रीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है, किंतु केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा परोक्ष रूप से किया जा सकता है। केंद्रीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन तभी किया जा सकता है जब देश संघीय आधार पर पुनर्गठित होने के योग्य हो जाए। जो सांप्रदायिक प्रणाली लागू है वह निंदनीय है, किंतु इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन सिफारिशों को भारतीय जनमत ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। ब्रिटेन में श्रमिक दल की सरकार चुन करके आई। सरकार ने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। फिर भी साइमन कमीशन के बहुत सारी रिपोर्टों को जो सिफारिशें की गई थी उनको काफ़ी वर्षों बाद 1935 के अधिनियम में जगह मिला। अब हम आते हैं अगला नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, यह नेहरू रिपोर्ट कब है? 1928 में है। नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम समझ लेते हैं। ब्रिटेन में अनुदार दल के सरकार के समय जो अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो उसी समय भारत का सचिव जो था वह बर्केनहेड था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय, यानी जब अनुदार दल की सरकार थी तब और साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय इस बर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि भारत के लिए ये लोग ऐसा संविधान बना करके दिखाएं जो सभी लोगों के लिए मान्य हो, क्योंकि बर्केनहेड को यह विश्वास था कि भारत में सांप्रदायिक मतभेदों के कारण भारतीय अपने लिए कोई संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मई 27 में कांग्रेस का बंबई अधिवेशन होता है। मई 1927 में बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस कांग्रेस के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी से कहा गया कि वे केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों तथा राजनीतिक दलों के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान बनाएं और उसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने रखें। 1927 में मद्रास में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास में अधिवेशन हुआ, इस आशय का उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस
कार्यकारिणी ने एक सम्मेलन बुलाया और जिसकी प्रथम बैठक 1928 में, प्रथम बैठक कब हुई? 1928 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में एक बैठक हुआ। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। सर्वदलीय सम्मेलन की दूसरी बैठक 11 मई 1928, 11 मई 1928 को कहाँ हुआ? दिल्ली में, बम्बई में हुआ, बम्बई में हुआ। और इस बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई और जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को छोड़ करके इस समिति में कुल 7 सदस्य रखे गए, जिसमें 7 सदस्य। इस 7 सदस्यों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 7 सदस्यों के जो नाम हैं, पहला है सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू। दूसरा कौन है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा कौन है? सरदार मंगल सिंह, सरदार मंगल सिंह। चौथा कौन है? कुरैशी। और पांचवा कौन है? जी.आर. प्रधान, जी.आर. प्रधान। और छठवां कौन है? अली इमाम, अली इमाम। और सातवां कौन है? S.M. अडे, अडे। इस तरह से पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को छोड़ करके इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इस सदस्य के इसके जो अध्यक्ष थे समिति के, ये मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल। और इसी 7 सदस्यीय समिति के जो सचिव थे, सचिव वे थे पंडित कौन? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने 10 अगस्त 1928, कब? 10 अगस्त कब? 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की। यही रिपोर्ट नेहरू प्रतिवेदन या नेहरू कमेटी रिपोर्ट के नाम से विख्यात हुई। नेहरू कमेटी की कुछ विशेष बातें थी, उसे भी आप जान लें कि इसमें संविधान का जो खाका खींचा गया वह डोमिनियन स्टेट का था। यह डोमिनियन स्टेट, स्वशासित डोमिनियन की स्थिति हमारे विकास की दूरस्थ अवस्था ना होकर के तात्कालिक कदम था। यानी वर्तमान में नेहरू कमेटी में जो रिपोर्ट पेश हुआ उसमें डोमिनियन स्टेट की बात की गई। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि ब्रिटिश जो राज है उसके संप्रभुता के अधीन स्वायत्त सरकार, यानी आंतरिक मामलों में शासन करने में स्वतंत्रता। दूसरा, केंद्र और प्रांतों में
उत्तरदायी शासन की स्थापना की इस रिपोर्ट में बात की। यानी दोनों स्तरों पर, कार्यपालिका यानी केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका और प्रांतीय स्तर पर भी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने था। इसमें यह कहा गया कि जो संप्रभुता होगी वह भारत के लोगों में निहित होगी। इस समिति ने यानी नेहरू समिति ने संघात्मक व्यवस्था की संभावना पर विचार किया और प्रांतों को स्वायत्तता देने पर भी बल दिया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की भी बात की गई, जिसमें यह सुझाया गया कि अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वह केंद्र को सौंपी जाएगी। नेहरू कमेटी ने पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने प्रावधान किया कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, किंतु यह आरक्षण की व्यवस्था सीमित काल के लिए होगी। समिति ने माना कि जो सांप्रदायिक समस्या होती है इसका संपूर्ण राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशी हस्तक्षेप ना हो तो सांप्रदायिक समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में यानी नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों के व्यापक संकल्पना की भी बात कही गई और अल्पसंख्यकों को यह छूट दिया गया कि वे अपनी धर्म, भाषा और संस्कृति की पूरी तरह से सुरक्षा कर सकते हैं। एक उच्चतम न्यायालय की भी व्यवस्था की गई। देशी शासकों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके अधिकार जो है सुरक्षित रहेंगे, किंतु जल्द ही उन्हें अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर लेनी चाहिए, जिससे कि अखिल भारतीय संघ बनाने में काफ़ी आसानी हो। नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई इससे कुछ हरिजन, कुछ सिख असंतुष्ट हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। क्या किया? अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए नेहरू रिपोर्ट के विरोध में अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा। 14 सूत्रीय कार्यक्रम। जहाँ तक नेहरू रिपोर्ट की बात है, भारतीयों द्वारा अपने लिए संविधान निर्माण का यह पहला प्रयास था। यद्यपि अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को कोई मान्यता नहीं दी गई, किंतु स्वाधीन भारत का संवैधानिक ढांचा इसी के अनुरूप बना। मौलिक अधिकार लगभग उसी रूप में हैं संविधान में जिस तरह से नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत हुए थे। 7वें नंबर पर आते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज की मांग। कांग्रेस ने 1927 के अपने मद्रास अधिवेशन में अपना पूर्ण लक्ष्य स्वराज घोषित किया था, किंतु नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसे 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया तो पूर्ण स्वराज या फिर डोमिनियन स्टेट के प्रश्न पर काफ़ी बहस हुआ। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पास कराना चाहते थे, किंतु गांधी के हस्तक्षेप से यह समझौता हुआ कि 1 वर्ष के भीतर यदि नेहरू रिपोर्ट की संवैधानिक योजना को सरकार स्वीकार कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो पूर्ण स्वराज से कम की कीमत पर कांग्रेस किसी बात को समझौता नहीं करेगी और आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। किंतु सरकार ने नेहरू रिपोर्ट का प्रतिवेदन और डोमिनियन स्टेट की मांग दोनों को अस्वीकार कर दिया। अतः दिसंबर
दिसंबर कब? 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। लाहौर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 के आधी रात को जब रावी नदी के तट पर नया वर्ष जन्म ले रहा था, तभी कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया तथा इसके साथ साथ यह कहा गया कि होने वाले विधानमंडल के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेगी और विधानमंडल के जो वर्तमान सदस्य हैं वे भी कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया गया तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तब से 15 अगस्त 1947 के पहले तक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद इस पावन संकल्प को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी तिथि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाने लगी। 8वां नंबर आप देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस 1928 में सूरत जिले के बारदोली में सरदार पटेल ने किसानों के लगानबंदी सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली थी और पूरे देश में वे सरदार के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। 1930 के प्रारंभ में आर्थिक मंदी होने के कारण देश की आर्थिक दशा काफी शोचनीय हो गई थी। 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस ने गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया। गांधी जी चाहते थे कि वायसराय कांग्रेस की न्यायोचित मांगों को मांग ले, किंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ कर दी। जब दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ, यह तभी समाप्त हुआ जब गांधी ने दांडी में नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। यह आंदोलन देश भर में फैल गया। सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चला। लाल कुर्ती आंदोलन क्या है? 23 अप्रैल 1930 में पेशावर में सत्याग्रही पठान लोग जो थे वे निडर होकर के तोपों और बंदूकों की ओर बढ़ते हुए चले गए और उन्हें अमानवीय ढंग से भून दिया गया। इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में 50 से 60 हजार लोग मारे गए। अब 9वें नंबर पर हम आते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है क्या? जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार दमन चक्र चला रही थी, उसी समय ब्रिटेन की सरकार ने भारत के भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 1930 12 नवंबर कब 1930 को जो है
लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन के राजनीतिक दल, देशी रियासती शासकों के प्रतिनिधि तथा कुछ राजनीतिक दलों और हितों के प्रतिनिधि भाग लिए। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने अपनी शिरकत नहीं की, यानी कांग्रेस ने इसमें अपनी भागीदारी नहीं किया, जबकि उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस ही था। इसके अनुयायियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इस तरह प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे के बारात के समान थी। कांग्रेस के शामिल न होने से यह सम्मेलन सफल न हो सका। किंतु इस सम्मेलन में विशेष बात थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस सम्मेलन में पहली बार संघात्मक व्यवस्था की योजना रखी। इसमें कहा गया कि भारत का भावी शासन व्यवस्था एक अखिल भारतीय संघ के रूप में होगा, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें सम्मिलित होंगी। सम्मेलन के अंतिम दिन 19 जनवरी 1931 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश सरकार के भारत नीति के संबंध में एक वक्तव्य की घोषणा की और कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के शासन का उत्तरदायित्व केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपना चाहती है। अपनी ओर से उन्होंने कहा कि भारत यथाशीघ्र अन्य डोमिनियों की तरह राष्ट्रमंडल का पूरा और बराबर का सदस्य हो जाएगा। इस तरह आपने प्रथम गोल सम्मेलन को देखा कि इसमें पहली बार संघात्मक व्यवस्था की बात कही गई। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ। 10वें नंबर पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह घोषणा एक तरह से कांग्रेस के सहयोग पाने की इच्छा थी। सरकार ने गांधी और कांग्रेस के कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उन सभी को जेल से रिहा कर दिया। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू यानी सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से, सप्रू जयकर इनके प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 कब 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। इरविन भारत के वायसराय थे। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया जिनके ऊपर हिंसा के आरोप नहीं थे। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार दे दिया गया तथा समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से बिना कर दिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया, अनुमति दिया गया। इस समझौते में सबसे बड़ी बात थी कि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा। इस बात की रजामंदी तथा कांग्रेस के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी किया जाएगा। इस गांधी इरविन समझौते को कराची अधिवेशन में अनुमोदन कर दिया गया। इस समझौते का भारतीय युवा वर्ग ने काफ़ी आलोचना की क्योंकि समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह को तथा राजगुरु सुखदेव की सजा को कम करने के बारे में गांधी ने इरविन से कोई बात नहीं की, ना ही उनसे मांग की। एक तरफ तो गांधी इरविन समझौता हो रहा था, दूसरी ओर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जो है फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। 11 नंबर पर हम चलते हैं। ये 10वें नंबर पर गांधी इरविन समझौते के बारे में हमने बताया। अब हम 11वें नंबर पर आते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक यह गोलमेज सम्मेलन चला। यह लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी गए और गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस जहाज से गए उस जहाज का नाम SS राजपूताना था। गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी। इस सम्मेलन में दलित वर्ग से अंबेडकर, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, महिलाओं की ओर से एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय आदि ने भागीदारी किया। यह सम्मेलन सफल नहीं हो सका क्योंकि इस सम्मेलन में गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उस समझौते की उपेक्षा की गई थी तथा इस सम्मेलन में सांप्रदायिक मुद्दे पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया था। सम्मेलन में जिन आरक्षणों और रक्षोपायों के बारे में बात की जा रही थी, इससे भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी सम्मेलन में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही ब्रिस्टल चर्चिल ने जो है गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। गांधी खाली हाथ निराश पुनः उसी जहाज SS राजपूताना से भारत वापस लौटे। स्वदेश वापस आने के बाद गांधी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने राष्ट्रीय ध्वज जिसे भारतीयों ने मुझे सौंपा था उसके सम्मान के साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। जब भारत में गांधी जी वहां से लौट करके आए तो उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन थे और उनसे गांधी ने मिलने की कोशिश की, किंतु वायसराय ने गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। अतः गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और इस दौरान फिर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब सांप्रदायिक पंचाट के बारे में चर्चा करते हैं 12वें नंबर पर। यह क्या था? प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बात उठाया गया था, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की समस्या का कोई हल नहीं निकला था। जिन्ना और अंबेडकर राष्ट्रीय हित की चिंता किए बगैर अपने धार्मिक और जातीय दृष्टिकोण से सोचते थे। कांग्रेस और अन्य संस्थाएं यदि इस संबंध में कोई हल निकालने का प्रयास करते तो ब्रिटिश सरकार एक को रियायत देकर के दूसरे को लड़ा देती थी, जिससे संतुलन चक्र बिगड़ जाता था। इसी का फायदा उठा करके
16 अगस्त 1932, 16 अगस्त कब? 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड प्रकाशित किया। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। पहले ही भारतीय मुसलमानों, ईसाइयों, सिख, एंग्लो इंडियनों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था थी। अब दलितों के लिए उसे बढ़ा दिया गया। महिलाओं, मराठों और यूरोपियनों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। दलितों को दोहरी वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब वे एक वोट तो अपने समुदाय के प्रतिनिधि के लिए करते तथा दूसरा वे सामान्य वर्ग के लिए करते। इस अधिनिर्णय की सबसे खराब बात थी कि दलितों को हिंदू समाज का एक अल्पसंख्यक वर्ग मान लिया था। यह अधिनिर्णय हिंदुओं के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं करता था। महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक अल्पसंख्यक मानने से इनकार कर दिया और इस निर्णय का विरोध किया। उनका मानना था कि यदि इस निर्णय को मान लिया गया तो भारतीय समाज में अस्पृश्यता हमेशा के लिए एक बीमारी के रूप में जड़ पकड़ लेगी और हिंदुओं में अस्थायी फूट पैदा हो जाएगी। अतः उन्होंने 20 सितंबर 1932 कब? 20 सितंबर कब? 1932 पूना के यारवडा जेल में आवरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 कब? 24 सितंबर कब? 1932 में सेंट्रल जेल, यारदा के सेंट्रल जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 स्थान और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। इस प्रकार पूना समझौते में दलितों के स्थान दुगने कर दिए गए। अप्रैल 34 में गांधी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद सितंबर 34 में भारतीय कांग्रेस समिति ने एक बार पुनः कांग्रेस सदस्यों को विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की। चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय मिली। पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी लोकप्रियता प्रमाणित कर दी। अब 13 नंबर तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम बात कर लेते हैं। संवैधानिक सुधार हेतु लंदन में नवंबर-दिसंबर 1932 में यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ना तो कांग्रेस ने भाग लिया और ना ही ब्रिटेन के मजदूर दल ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना सहित कुल 76 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का समापन पर भारत सचिव सैमुअल होर ने घोषणा की कि भारत के लिए प्रस्तावित संविधान में जो व्यवस्था होगी उसमें नंबर 1 संघ व्यवस्था का सूत्रपात तभी हो सकेगा जब आधे से अधिक संख्या और जनसंख्या की दृष्टि से रियासतें संघ में मिलने के लिए तैयार हों। ब्रिटिश व्यवस्था के केंद्रीय विधानमंडल में 33.5 सीटें जो होंगी मुसलमानों को तथा सिंध और उड़ीसा 2 प्रांत बनाए जाएंगे। आप यहाँ एक बात और भी जान लें कि भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू आदि जैसे नेता जो रहे हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए हैं। मार्च 33 में ब्रिटिश सरकार ने
तीनों गोलमेज सम्मेलनों तथा साइमन कमीशन रिपोर्ट की चर्चाओं के आधार पर संविधान के प्रस्तावों से संबंधित एक श्वेत पत्र तैयार किया। क्या तैयार किया? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र तैयार किया। इस श्वेत पत्र में प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ के निर्माण, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करने तथा केंद्र में द्वैध शासन आंशिक रूप से लागू करने, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को शांति व्यवस्था को बनाए रखने, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष शक्ति देने की बात की गई। इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिंथिडको की अध्यक्षता में एक संयुक्त प्रवर समिति, इस श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति, और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे लिंथिडको। संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई। इसी संयुक्त प्रवर समिति के रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में विधेयक बनाया गया, विधेयक का प्रारूप बनाया गया, जिस पर सम्राट की अनुमति के बाद अगस्त 1935 में यह कानून बन गया। यही कानून भारत शासन अधिनियम 1935 बना। 1935 बना। तो हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में विस्तार से चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।